प्रथम पंक्ति से लगभग अंतिम पंक्ति तक ये इतना बड़ा ऑडिटोरियम भरा हुआ है। बहुत बहुत उपकार आपका, बड़ा एहसान। ये भरी हुई कुर्सियां देख के मुझे वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देख के एक फौजी को, एक जवान को होती है। वही खुशी जो फसलों से भरा हुआ अपना खेत देख के एक किसान को होती है। मेरी तो बोई हुई फसल भी आप हैं, मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में, अपने स्वागत में तालियां बजा लें। भैया अरुण जवनी जी कहां हैं? सामने बैठे हैं जी। मैं तकरीबन 10 सालों बाद आज कविता के मंच पे आया हूं। 10 साल हो गए जब से मैं फिल्मों में आया। फिल्मों में भी सफर लगभग इतना ही रहा। फिल्मों में आने के बाद कविता का मंच मुझसे अचानक छूट गया। मुझे पता भी नहीं चला कि कब यह हादसा हो गया मेरे साथ। लेकिन ठीक है, अच्छा है, आज 10 सालों बाद वापस कविता के मंच पे हूं, और वो भी कितने शुभ अवसर पे हूं कि माहेश्वरी विद्यालय का शताब्दी समारोह है। 108 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस विद्यालय की परिपाटी को, इस विद्यालय की लेगेसी को। माहेश्वरी विद्यालय का, माहेश्वरी परिवार का, श्री सुरेश बागड़ी जी का और मेरे दोस्त दीपू जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे मेरी जड़ों से वापस लौट लिया। अरुण जी आ चुके हैं सभागार में, एक बार अरुण जी के लिए तालियां बजा दें आप। अच्छा अरुण जी, मैंने एक चीज बहुत बार सुनी है, ये सोचा तो नहीं तो बोलूंगा, लेकिन आपको देख के बहुत कुछ याद आ रहा है। कवियों के बीच में और जब कविता की ऐसी महफिलें होती हैं तो अक्सर फिल्म वालों को मेरे जैसे कहा जाता है, अरे ग्लैमर है, इसलिए बुला लिया है कि थोड़ी लोकप्रियता है, थोड़ी प्रसिद्धि है, और कविता तो खैर क्या ही करते होंगे, लेकिन ठीक है, लोग सुन लेते हैं, फिल्मी नाम है, फिल्मी चमक दमक है। आज तजुर्बे से एक बात बता के जा रहा हूं, बहुत मुश्किल है फिल्मी गाने लिखना। जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बहुत बड़े फिल्मों के प्रोड्यूसर, एक जमाने में, बहुत पुरानी बात है, एक बार उनको सनक चढ़ी कि हम अपनी फिल्म के गाने ये फिल्मी गीतकारों से नहीं लिखवाएंगे, कोई बड़ा साहित्यकार लेके आएंगे जिसका वाकई बड़ा नाम हो, बड़ा रुतबा हो, बड़ा कद हो, बड़ा मर्तबा हो, उससे कहेंगे आप हमारी फिल्म के गाने लिखो। तो जा पहुंचे वो श्याम नारायण पांडे जी के पास। श्याम नारायण पांडे जी बहुत बड़े कवि, वीर रस के ओजस्वी कवि, जिन्होंने हल्दी घाटी लिखी है, महाराणा प्रताप का पूरा व्याख्यान आपने अगर हल्दी घाटी पढ़ी हो तो। उनके पास जा पहुंचे, बोले देखिए पांडे जी, मेरी फिल्म में सिचुएशन ये है कि हीरो और हीरोइन अलग हो चुके हैं, उनके बीच में विछोह आ चुका है, लड़की बहुत दुखी है, जो हमारी नायिका है, हीरोइन है, वो मकान की दर्द भरा कोई गीत आप लिख दें जो बैकग्राउंड में बज रहा हो। तो श्याम नारायण पांडे जी ने जो लिखा हो मैं आपको सुनाता हूं। हे प्रचंड चंड चंडिनी, हे प्रचंड चंड चंडिनी, अखंड खंड खंडिनी, वीरता विमंडिनी, सामदान दंडिनी, सिंहनी की ठान से, आन बान शान से, मान से गुमान से, तुम गिरो मकान से। सिंहनी की ठान से, आन बान शान से, मान से गुमान से, तुम गिरो मकान से, तुम डगर डगर गिरो, तुम नगर नगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो, शत्रु पर मगर गिरो। इतना बड़ा कवि, लेकिन ये कल्पना ही सही पर मेरे होठों की हंसी, मेरे चेहरे का नूर, मेरी आंखों का पानी लौटा दो, लौटा पाओ तो मेरी जवानी लौटा दो। आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। जब फूलों वाली रुत आई और जश्न मनाया दुनिया ने, जब टूट के बरसी मस्त घटा और झूम के नाचे दीवाने, मैं फेर के आंखें हर शय से बस तेरा दर्द संजोता रहा, चुपचाप अंधेरे कमरे में बिस्तर पे पड़ा मैं रोता रहा। तेरी याद में जिनका खून किया वो शामें सुहानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। क्या क्या खो रहा था मुझसे उन चिट्ठियों के साथ, क्या क्या दिन हाथ से फिसले चले जा रहे थे। वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे। वो 21-22 साल की उम्र, वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे, जब शाम ढले सूरज डूबे दिल के अंगारे जलते थे। वो धूप छांव सब खाक हुई, यादों के चेहरे पीले हैं, कल ख्वाबों की फसलें थी जहां अब रेत के बंजर टीले हैं। आंखों के दरिया सूख गए, ला इनका पानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा।
तू मेरी जवानी वापस दे। मेरी मम्मी जब भी मुझे देखती, भोली भाली गांव की माँ कहती, मेरे मन्नू जैसा कोई सुंदर नहीं है। ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन माँ को तो बेटा सुंदर ही लगता है। वही चेहरा कैसा वीरान हो गया मोहब्बत में लुटने के बाद। ये बहुत पुरानी बात नहीं, जब मैं रोशन था, जिंदा था। ये बहुत पुरानी बात नहीं, जब मैं रोशन था, जिंदा था। वो नूर था मेरे माथे पर के हर तारा शर्मिंदा था। घनघोर अंधेरे रोते हैं जिस चेहरे की वीरानी पर, एक दिया सा जलता रहता था दिन रात इसी पेशानी पर। तू मेरा सब कुछ ले जा, बस मुझे वो पेशानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। कहां का ले जाते हैं आप? खैर, मुद्दे की बात यह है कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, और मैं देख रहा हूं कि यहां मेरे कुछ दोस्त, कुछ भाई, आदरणीय अरुण जेमिनी जी, ये सब बहुत दुखी हो गए हैं कि बेचारे का पहला प्यार अधूरा रहा, दिल टूटा। लेकिन भाई साहब, इस बात पे जब मैं दुखी नहीं हूं तो आप क्यों दुखी? अरे पहला प्यार था, आखिरी थोड़ी था। फिर मेरे मोहल्ले में नीलम आई। कबीर शिफाई कहते हैं कि सिमट सका न कभी जिंदगी का फैलाव, सिमट सका न कभी जिंदगी का फैलाव, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता, निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। बहुत सारी चीजें हम ऐसी भी बोलते हैं जो आप सुने और भूल जाएं, यहीं छोड़ के चले जाएं, आगे लेके ना जाएं, वरना हम तो बोल के निकल जाएंगे, जो होगा आपके साथ होगा, घर भी जाना है। राहुल सकृत्याल बड़ी अच्छी बात कह के गए। राहुल सकृत्याल मतलब हमारे महानतम साहित्यकारों में से एक। वो कहते हैं कि बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है, बोलता हो, पिक्चर्स कैन नॉट टॉक, एज सिंपल एज दैट। बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है, कवि हो सचरित्र हो कवि हो सचरित्र हो संभव नहीं है। और ये जो अधूरा प्यार है, जिसपे अक्सर उदासी लोगों की छा जाती है, लोग बड़ा दुखी हो जाते हैं, ये कोई खराब चीज है नहीं, सच पूछिए तो। तजुर्बे से बता रहा हूं। देखिए, अधूरा प्यार क्या करता है? अधूरा प्यार महफिलें जमाता है, गजलें सुनता है, समंदर किनारे टहलता है, पहाड़ों की सैर करता है, और जो प्यार पूरा हो जाता है वो बाजार से धनिया खरीद रहा होता है ना सर? धनिया का भाव यहाँ कितने लोग बताएंगे, पूछूं? ज़ेप्टो से ऑर्डर करते हैं आजकल तो। अच्छा सुनिए, या तो पूरा हो चुका प्यार बाजार से धनिया खरीद रहा होता है, या संडे के दिन घर के पंखे साफ कर रहा होता है। आज मैंने आपको बचाया, हम कवियों ने आपको बचाया, संडे है, आप पंखे साफ करने से बच गए। हम हिंदी के बड़े प्रेमी हैं, लेकिन कभी कभी इंग्लिश को अप्रिशिएट करना पड़ता है। बड़ी रैशनल, बड़ी वैज्ञानिक भाषा है इंग्लिश। पूरा पूरा प्यार जब हम कहते हैं, पूरा, इसके लिए इंग्लिश में दो शब्द हैं, कंप्लीट और फिनिश। अगर आपको सही जीवन साथी मिल गया, के दिन उनको फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और वो भगत सिंह जिनकी मां जीवन भर एक सपना देखती रही, एक ही बात कहती रही जो हर मां अपने बेटे से कहती है, भगत एक बार सेहरा पहन ले, भगत एक बार दूल्हा बन जा। बड़े गबरू जवान थे, बड़े हैंडसम थे भगत सिंह, और मां के आगे हमेशा असहाय हो जाते। वो बुलंद शख्सियत जिसने पूरी दुनिया को मैं अपने नाम का डंका बजा दिया था, अपनी क्रांति का बिगुल फूंक दिया था, वो अपनी मां के आगे हर बार असहाय हो जाते। मां कहती, बस भगत सेहरा पहन ले, तू कुछ भी कर, उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार दुल्हन ला दे। और भगत ने मृत्यु को अपनी दुल्हन बना लिया, फांसी का फंदा चूम लिया, और जाते जाते अपनी मां को बस इतनी तसल्ली दे गए कि तू न रो मां कि तू है भगत सिंह की मां, तू न रो मां कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा। मुझे एक किस्सा याद आता है, 1931 की ही बात है। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह अपनी बैरक में कैद हैं,
फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है। 2 अंग्रेज ऑफिसर उनसे मिलने आते हैं, एक का नाम था रॉबर्ट, एक का नाम था बार्कर। जितने इतिहासकार या इतिहास के जानकार लोग मौजूद हैं यहाँ सबको पता होगा। रॉबर्ट और बार्कर आते हैं और भगत सिंह से कहते हैं, भगत देखो, अंग्रेज सरकार ने फैसला किया है कि हम तुमको क्षमा कर देंगे, बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर, वी विल फॉरगिव यू, हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन बस एक काम करो, एक माफीनामा लिख दो, एक क्षमा पत्र लिख दो कि गलती हुई और आगे से तुम किसी क्रांति, किसी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होगे। जस्ट 1 लेटर भगत, जस्ट 1 लेटर, झुक जाओ भगत, झुक जाओ। भगत ने कुछ कहा नहीं, मुस्कुराते हुए रॉबर्ट की ओर देखते रहे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट कह रही थी कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। वाह 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 वाह। भगत को झुकाओगे, सरदार भगत सिंह को झुकाओगे? अकेले भगत आधी अंग्रेज हुकूमत को अपने घुटनों पे ले आए थे, ऐसा झुका दिया था उन्होंने अंग्रेज सरकार को। और देखिए, दुनिया में जहां भी जालिमों के सर पे ताज है, कहीं हंटरों की हुकूमत तो कहीं गोलियों का राज है। पूरी दुनिया उठा के देख लीजिए आप, नॉर्थ कोरिया से लेकर यहां तक, कि दुनिया में जहां भी जालिमों के सर पे ताज है, कहीं हंटरों की हुकूमत, कहीं गोलियों का राज है। लेकिन बगावत का भी अपना एक अलग ही मिजाज है। 200 साल हमारी बगावत ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया, तो जान ले लेंगे। हम कहते थे, अरे प्यार से मांग ले अंग्रेजा, ऐसे ही दे देंगे। उनकी जिद, झुक जाओ वरना ये कोड़े रुकेंगे नहीं, हमारा टशन कट जाएंगे भाई, झुकेंगे नहीं। जितना दम लगा के वो लाठियां बजाते, उतनी ही दीवानगी से हम भारत माता का जय घोष लगाते। वो कहते, बोलो लॉन्ग लिव द क्वीन, रानी की जय जयकार। हम कहते, अरे कौन सी रानी यार, हम तो बस माता रानी को जानते हैं और उन्हीं का जयकारा लगाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अरे साहेब बहादुर, हम तो क्वीन की जय बोलने से रहे, लेकिन एक बार ये बेड़ियां उतार दो, फिर तुमसे वंदे मातरम ना बुलवा लिया तो हम अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुए। रहेंगी याद केवल इनकलाबी बोलियां तुमको, अंग्रेजियत की हर इबारत भूल जाओगे। रहेंगी याद केवल इनकलाबी बोलियां तुमको, अंग्रेजियत की हर इबारत भूल जाओगे। अरे विक्टोरिया के बंदरों, ये हाथ तो खोलो, पटक के इतना मारेंगे कि भारत भूल जाओगे। यही हुआ, कॉलोनियल पावर का विश्व वृक्ष क्रांति की आंच में झुलस के सूख गया, और वो ब्रिटिश राज जिसका सूरज कभी ढलता नहीं था, हमारी दिलेरी के समंदर में गिर के डूब गया।